यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। विपरीत राजयोग नहीं पर उससे संबंधित एक अद्भुत बात लेकर के आया हूं। कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू से लेकर के आखिरी तक कार्यक्रम देखा करिए और संस्कार वाले कार्यक्रम कभी न छोड़ना। वो रविवार वाला कार्यक्रम जो अगले भी रविवार को बनने वाला है उसे तो बिल्कुल न छोड़ो, उसकी तो सबसे ज़्यादा हमारे समाज में आवश्यकता है। और प्रत्येक लोगों को जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको एक बात बता दूं, हमारा एप्लीकेशन ज्योतिष ही लक्ष्य नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप उसे सर्च करोगे JYOTISHHILAKSHYA ज्योतिष ही लक्ष्य, इस नाम से आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां हमारे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम, प्रत्येक दिन का पंचांग भी आपको मिल जाता है। तो उसे जरूर डाउनलोड करें और उसे रेटिंग भी जरूर दें। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है। आप लोग विपरीत राजयोग के बारे में बहुत कमेंट करते हो कि पंडित जी विपरीत राजयोग पे कार्यक्रम बना दो, पर वो बहुत गंभीर विषय है और उसको मैं ऐसे समय पे लाना चाहता हूं जो बिल्कुल अनुकूल हो। अभी वो उसका वक्त, धीरे धीरे पढ़ना समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विपरीत राजयोग को समझने से पहले आपको ऐसे कई सूत्रों को समझना होगा। वास्तव में अगर ज्योतिष को समझना चाहते हो तो कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली बनाई है। यह तुला लग्न की कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है और बुध बनते हैं 9वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति। गौर से समझिएगा तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि फंस रही है। ये मेरे टर्म है जो मैं प्रायः इस्तेमाल करता हूं। 12वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि फंस रही है। मतलब बुध जितना भी परिणाम देने वाले थे, मान लो 10 नंबर उनको मिलने वाला था या 10 वो देने वाले थे या वो 20 वाट की ऊर्जा बुध जातक की कुंडली में प्रेषित कर रहे थे या 10 वाट या 100 वाट की ऊर्जा वो प्रेषित करने वाले थे, लेकिन अब वो कमजोर फल को करने वाले होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिकोण भाव में उनकी गौण राशि का निर्माण हो रहा है और उनकी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में फंस जा रही है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, जन्म कुंडली के 8वें भाव में, जन्म कुंडली के 6वें भाव में, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बन जाती है तो वो थोड़ा कमजोर सी और थोड़े कमजोर वो प्लैनेट हो जाते हैं। थोड़े से कहने का मतलब है कि वो 25% तक उनके परिणामों को कम होते देखा जाता है। अब चूंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी ग्रह जब कभी उसकी मूल त्रिकोण राशि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में बनती है तो वो स्वतंत्र नहीं होती, लेकिन थोड़े से प्रभावों से कमजोर होती है, वो च्युत हो जाती है। जन्म कुंडली के 12वें भाव से और दूसरे भाव में, मैंने ये बात कई बार कार्यक्रम में भी बता रखी है कि जन्म कुंडली के 12वें और दूसरे भाव में जो राशि बनती है, अगर वो किसी 2 राशियों के, अब जो राशि बनी अगर वो उसकी दूसरी राशि भी कहीं बन रही है उस भाव के अधिपति की, तो वो उसका फल ज्यादा करेंगे। मतलब यहां का फल उनको ज्यादा देना चाहिए था। अगर यही राशि यहां बन जाती तो बहुत ज्यादा बुध और प्रभावी होकर के फल दे सकते थे, लेकिन चूंकि यहां बन रही है इस वजह से अब वो थोड़े कम प्रभावी हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन वस्तुतः हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो इस बात पे हमारा फोकस रहेगा कि व्यक्ति की कुंडली में अगर विपरीत राजयोग बन रहा हो, इसे मैं विपरीत राजयोग की तरह आपको नहीं बताना चाहता, पर वस्तुतः आपको यह समझाना चाहता हूं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति को देखिए, बुध को मैंने यहां बिठाया है, बुध को यहां बिठाया और इस पे गुरु की 9वीं दृष्टि भी डाली है। गुरु यहां से 9वीं दृष्टि से इसे देख भी रहे हैं।
तो कभी भी ये बात हमेशा याद रखने की बात है कि जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति अगर कहीं से भी जन्म कुंडली के कारक ग्रह से या जन्म कुंडली में नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाते हैं तो उस विपरीत राजयोग का परिणाम या विपरीत राजयोग का जो परिणाम होता है वो जातक के पक्ष में अच्छे परिणाम को देने वाला हो जाता है। बस इतनी सी बात। मतलब क्या है कि यहां से गुरु क्या है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह। शुक्र क्या है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह। बुध क्या है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह। चंद्रमा क्या है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह। तो अगर इनकी दृष्टि पड़ जाती है तो ये जो ग्रह 12वें का अधिपति हुआ, छठे में 8वें में बैठ गया, 12वें का अधिपति हुआ, छठे में बैठ गया, 8वें का अधिपति हुआ, 8वें में बैठ गया, और अगर उस पे किसी भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए सूर्य गुरु जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो त्रिक भाव के अधिपति होते हैं, तीसरे और छठे भाव के अधिपति होते हैं। लेकिन फिर भी अगर उन पे अगर उस विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह से, जैसे यहां बुध विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं ना, 8वें के 12वें के अधिपति हुए और अष्टम में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में कि ये विपरीत राजयोग का परिणाम उस ग्रह की दशा में, कौन से ग्रह की दशा में, या तो गुरु में या तो बुध में या तो शुक्र के, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो तीनों ही भाव और तीनों ही ग्रह जब दशा में आएंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी। विशेषतया इसका परिणाम बुध की दशा में ज्यादा मिलेगा, विशेषतया इसका परिणाम गुरु की दशा में ज्यादा मिलेगा और उससे कम शुक्र की दशा में मिलेगा। ऐसे परिणाम देखे जाते हैं। कौन सा ग्रह एक्टिव होगा तो ज्यादा, उससे कम कौन सा ग्रह परिणाम करेगा और सबसे कम कौन सा परिणाम। यहां पे जो महादशा चलेगी तो किस ग्रह की महादशा में बुध के विपरीत राज्यों का परिणाम ज्यादा मिलेगा, तो बुध की दशा में, क्योंकि बुध ही जो है वही विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात। और दूसरे नंबर पे किसका वो भाव कब एक्टिव होगा या विपरीत राज्यों कब एक्टिव होगा, जब गुरु चलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। और तीसरे नंबर पे तो वो बुध कहां एक्टिव होंगे, तो जब वो शुक्र की दशा चलेगी तब, यानी कि शुक्र जब एक्टिव होंगे तो अपने भाव में बैठे ग्रह को वो एक्टिवेट करेंगे ना जी। तो जब बुध हो चालू तो बुध की दशा जब चलेगी तो चूंकि उस पे गुरु की दृष्टि भी है, तो जब वो तीसरे चरण में बुध की दशा जब तीसरे और अंतिम चरण में चलेगी तो वो एक्टिवेट करेंगे किसको, उस समय गुरु की दृष्टि का लाभ होगा। बुध हमेशा ही गुरु से प्रभावित नहीं होंगे। बुध सिर्फ अपने उस भाव का फल, जब वो तीसरे चरण में, प्रत्येक ग्रह की दशा को 3 चरण में विभाजित किया जाता है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तीसरे चरण में जब बुध की दशा अंतिम चरण में होगी तो वो ऐसे फल करेगी कि उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, तो गुरु देख रहे हैं। तो विपरीत राजयोग जब वो एक्टिव होगा, जब बुध की दशा का अंतिम चरण होगा, तब जाकर के वो उस पे जो ग्रह देख रहे हैं और वो जहां बैठा है और जो उस पे अन्य ग्रहों का जो दृष्टिपात होना होता है, ऐसी स्थिति में विपरीत राज्यों का प्रभाव मिलेगा। आपको समझ में तो चीजें आ रही है, मैं कहीं कंफ्यूजन में तो आपको नहीं डाल रहा ना। इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, ध्यान से समझना, अगर जो ग्रह 8वें का अधिपति या 12वें भाव का अधिपति बुध हुआ, अगर वो यहां का अधिपति है और यहां बैठा है, या यहां का अधिपति होता बुध और यहां बैठा होता, या यहां के अधिपति शुक्र हैं यहां बैठे होते, या यहां के अधिपति गुरु हैं और जैसे गुरु भी बना रहे हैं, तो अगर 6वें भाव के अधिपति, 8वें भाव के अधिपति और 6ठे भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति, इन तीनों भावों के अधिपति अगर इन भावों के अधिपति हो करके इन्हीं भावों में बैठे हों और वापस से वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होते हों, गुरु से, शुक्र से, चंद्रमा से और बुध से, तो उस विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह की जब दशा चलती है तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। या विपरीत राजयोग में पहले वो विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेगा, उसके बाद आपको अवसर प्रदान करेगा। लो
ये मलाई खा लो, ऐसी स्थिति। पर अगर वहीं पे किसी भी नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि मंगल राहु केतु, और अगर वो ग्रह जैसे शनि मंगल राहु और केतु अगर जन्म कुंडली में, उस कुंडली में शनि और मंगल पापक ग्रह तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होने के बावजूद अगर उस कुंडली में कारक होते हों, अगर उस कुंडली में कारक होते हों, जैसे तुला लग्न की कुंडली बने और मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली के लिए जो ग्रह 8वें 12वें और 6ठे का अधिपति होता हो उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये अच्छा हो जाएगा। तब वो विपरीत राजयोग की स्थिति में उभरने के जैसे ही उसके वक्त आएंगे, उस ग्रह की दशा जैसे ही चलेगी, वो और भी अच्छे परिणाम देने लगता है। उसमें साहस भर देता है, जातक को आत्मविश्वास को बल देता है और जातक को बल देता है। उसमें ऊष्मा और ऊर्जा का बल मिल जाता है। मतलब अंतर क्या है? अगर शुभ ग्रह बना नैसर्गिक रूप से तो अच्छी बात है, जातक को थोड़ा सा शांत रहेगा और मन उसका अनुकूल रहेगा। और पापक ग्रह जब एक्टिव हो या वो ग्रह जो विपरीत राजयोग में बना रहा है, विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा कर रहा है, अगर उस पर शनि मंगल राहु केतु की स्थिति पड़ जाए और शनि और मंगल, राहु केतु को यहां से हटा दो, और शनि और मंगल अगर उस कुंडली में कारक होते हों तो वो भी जातक को उस समय बल देंगे। उस समय जातक नॉर्मलाइज रूप से, सामान्य रूप से भी ऊर्जा से युक्त रहता है, वो उसमें कमजोर नहीं पड़ता है। बात समझ में आनी चाहिए, कंफ्यूजन में ना रहना। साहस पापक ग्रह देते हैं, शांति शुभ ग्रह देते हैं, बस यही अंतर है। उस दशा काल में आपके पास इतना बल रहेगा, आप हार नहीं मानोगे अगर उस पर कोई पापक ग्रह देख लिया तो। उस दशा काल में भी जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, आप शांत रहोगे, भरे रहोगे, शालीनता के साथ जीवन जीने के प्रभाव से युक्त रहोगे। अगर उस पर कोई शुभ ग्रह या नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह देख लेता है तो उसमें शुभता आ जाती है और उसका प्रभाव अच्छा रह जाता है। बशर्ते यह समझना है कि विपरीत राजयोग वाले जो ग्रह बना रहे हैं, विपरीत राजयोग जो बना रहा है, 6ठे 8वें और 12वें भाव का अधिपति अगर उन्हीं भावों में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है तो उसको देख कौन रहा है? कोई शुभ ग्रह या कोई पापक ग्रह। भेद इतना ही है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में भी बताने वाला हूं, पर थोड़ा इंतजार कर लो कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो व्यक्ति सांख्य योग से जो प्राप्त करेगा वही व्यक्ति कर्म योग से भी उसी तत्व को प्राप्त करता है। वस्तुतः जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये दोनों योग के रास्ते, सांख्य और कर्म, इन दोनों के बारे में आप धीरे धीरे समझ लोगे। बस धीरे धीरे देखते जाओ, ये समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझ लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।